आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रवि एक साधारण युवक था, अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने वाला। एक दिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अजनबी का मैसेज आया जिसमें किसी फ्री ऑफर या गिफ्ट का झांसा दिया गया था। रवि ने गलती से उस लिंक पर क्लिक कर दिया और यहीं से उसकी मुसीबतें शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन पर एक ठंडी आवाज़ ने उसे बताया कि उसकी एक वीडियो है जिसमें उसे आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। वो लोग रवि से बड़ी रकम मांगने लगे। पहले तो रवि ने घबराकर पैसे दे दिए, लेकिन उनकी मांगें बढ़ती गई। उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई और अब वो लोग उसे और भी पैसे मांगने लगे। रवि ने समझाने की कोशिश की कि उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, पर वो ठग नहीं माने। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो उसकी वीडियो वायरल कर देंगे। डर और तनाव में रवि ने एक दिन अपनी जान ले ली। रवि की मौत ने उसके परिवार और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया, लेकिन मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक अदृश्य शक्ति के रूप में वो साइबर अपराधियों से बदला लेने के लिए वापस आ गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने जिस तरह अपनी जिंदगी खोई, वैसे ही कई और लोग भी इस साइबर जाल में फंसे हैं। उसने बदला लेने की ठान ली। रवि की आत्मा ने धीरे धीरे उन अपराधियों की डिजिटल दुनिया में घुसपैठ करनी शुरू कर दी। वो अब किसी अदृश्य हैकर से कम नहीं था जो साइबर अपराधियों के कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल और सारा डेटा हैक कर सकता था। रवि ने पहले उस शख्स को खोजा जिसने सबसे पहले उसे फंसाया था। रात के अंधेरे में जब वो हैकर अपने लैपटॉप पर बैठा था तो अचानक उसकी स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। उसकी स्क्रीन पर एक खून से सना हुआ मैसेज फ्लैश हुआ, तुम्हारा वक्त आ गया है। घबराहट में उसने लैपटॉप बंद किया, लेकिन फिर से चालू करने पर उसे रवि का चेहरा दिखा। उसकी सांसें थम गई और उसकी आंखों के सामने पूरा कमरा अंधेरा हो गया। अगले दिन वो शख्स रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया और उसके सारे डेटा को किसी ने मिटा दिया था। रवि की आत्मा ने एक एक कर उन अपराधियों को ढूंढना शुरू कर दिया। हर अपराधी को रवि के डिजिटल दुनिया में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। किसी का लैपटॉप अपने आप बंद हो जाता, किसी के पास रहस्यमय कॉल्स आते हैं, तो कुछ लोगों को अपने डिवाइस में रवि की परछाई दिखने लगती। कहानी के अंत में एक ट्विस्ट आता है। पुलिस को एक हैकर के गिरोह का सुराग मिलता है और वो उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सभी अपराधियों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर पूछताछ की जाती है। उनमें से हर एक ने डर के मारे ये कबूल कर लिया कि उनके डिवाइस में अजीब घटनाएं हुई हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका पीछा किया हो। इस बीच रवि की आत्मा आखिरी बार अपने परिवार के पास आती है। उसे देखकर उसकी माँ को महसूस होता है कि रवि यही नहीं, रवि ने एक डिजिटल बदला लिया था जिसे अब डिजिटल डेथ का नाम दिया गया। उसकी आत्मा आखिरकार शांत हो गई और उन्हें उन अपराधियों की दुनिया को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 50 साल पहले घटी थी। ये उन दिनों की बात है
जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन खत्म होने से पहले मैं छालदा पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी। छालदा से नीमा गांव के लिए बस ही पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले तो मेरे पिताजी खुद ही आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। साए साए हवाएं चल रहे थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से बहुत दूर था। मैं इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं शायद उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो कोई भी और सुविधा नहीं पहुंची थी, या फिर उस वक्त शायद बिजली वहां थी नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुजर एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर से किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हों। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो खुद मुझसे बोल पड़ा। लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से पांव तक कंबल ओढ़े हुए था। अगर वो कंबल नहीं भी ओढ़े होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं सकता, मगर उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ज़रूर कोई 40 से 45 साल का आदमी रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडर जैसे घर का बाहरी हिस्सा पार किया। मैं उसके करियर पर संभल कर बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल के खड़खड़ की आवाज़ ना जाने कहाँ तक पहुँच रहे थे। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। यह आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना ये बस भी आपको नहीं मिलने वाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से मुझे ये बस भी मिल जाएगी और मेरी वजह से आपने कितनी मुसीबत उठाई। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था।
मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली बिजली तो केवल बस 3 घंटे ही के लिए आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है, ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंच रहे थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वो सब भी अब गायब हो गया। मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरीके से शायद जाना पहचाना ही था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए समान हो। तुम भूत के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरे भूत कहने पर वो जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज मुझे सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू। वो साइकिल रोक कर बोला। मैंने साइकिल से उतर कर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया ना? मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। हाँ, पर बस यहाँ तो कहाँ है? मुझे बस दिख नहीं रही। मेरे इतना कहने की ही देरी थी कि बस की आवाज तेजी से मेरे करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते पाया। तेज आवाज के साथ वो रुक गई। वो जंग लगी टीन और लोहे की आवाज थी। न बस के अंदर कोई रोशनी थी और न ही उसके बाहर। बस में हेडलाइट्स तक नहीं थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जमाने की बस थी। मैंने उसे देखकर ये महसूस किया कि यह कम से कम इस सदी की तो बस बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में शायद आज भी इस तरह की बसें चलती होंगी जिसका दुनिया त्याग बहुत साल पहले ही कर चुकी है। जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही था। बस की तरह उसकी भी केवल सिर्फ छाया ही मैं देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव छोड़ देना। मैं चुपचाप बस के ऊपर चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से करीब देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस जोर जोर से हिलती हुई चली जा रहे थे, या फिर असल में देखा जाए तो बस सिर्फ रेंग रहे थे। उसकी गति जितनी कम थी शोर उतना ही ज्यादा था। जिस बस में हेडलाइट्स तक ना हो वो आपको अपनी मंजिल तक जब भी पहुंचा दे बस गनीमत ही समझ लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पुरानी बस अब तक चल कैसे रही है। सीट पर बैठे हुए फिर से मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा।
खबर के मुताबिक वो लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतज़ार किया होगा और शायद नाराज़ होकर लौट भी गए होंगे। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या कहा और क्या सुना होगा। शायद वो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता ही नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल ये भी आया कि ये भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वो भी अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें और कितने बच्चे। मगर मुझे हैरत थी कि किसी भी तरह की, किसी भी इंसान की कोई आवाज़ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा तो जंग लगी टीन टप्पर की इस शोर में शायद कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, या फिर शायद सारे लोग सो चुके होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर एक लालटेन जलाए हाथ में लिए मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी उस लालटेन की रोशनी में मुझे बस के अंदर का थोड़ा बहुत नजर आया। बस के अंदर जितनी भी सीटें थी सबके ऊपर बस कंकाल भरे पड़े थे, मानव कंकाल, जैसे वो लोग सीट पर टिक कर बैठे हुए हों। और ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग जिंदा हों, कंकाल होकर भी। कंडक्टर का भी पूरा शरीर जैसे कंकाल का था, बस उसके चेहरे और आधे शरीर में ही चमड़ी थी। कंडक्टर चलता हुआ धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। खैर, कंडक्टर चलता चलता मेरे करीब आया और उसने अपने कंकाल नुमा हाथ को मेरे कंधे पर रख कर कहा, नीमा गांव यहाँ से बस आधा किलोमीटर दूर है। हम आपको यहीं तक उतार सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद बस रुकी। कंडक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं दौड़ता हुआ बस से गिरता पड़ता बाहर निकला और फिर भागता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं भागते भागते एक बार पीछे मुड़ा और उस बस की तरफ देखने की कोशिश की, मगर तब तक वो बस गायब हो चुकी थी। मुझे और भी डर लगने लगा। मैं जैसे तैसे भागता भागता गिरता पड़ता नीमा गांव पहुंचा। मेरा दूसरा अंदाजा ही सही था। लड़के वाले अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि शायद ट्रेन लेट रही होगी। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपनी फूली हुई सांसों के साथ उनके पास पहुंचा और फिर मैंने डरते डरते उन्हें पूरी घटना बता दी। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो बस कई सालों से इस रूट पर रात के वक्त चलती रहती है। लोगों का कहना है कि वो मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है और कभी भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो साइकिल वाला भी शायद उन्हीं के साथ मिला हुआ था, या फिर शायद वो कोई इंसान था। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर वो जो कुछ भी था वो बड़ा ही डरावना था।